देखो फर्स्ट चैप्टर आपका है, आज आप पढ़ोगे भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। भाषा क्या है, लिपि क्या है और व्याकरण क्या है। तो भाषा जो है मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करने का भाव जो है वो भाषा कहलाता है। भाषा क्या है, जो हम बोलते हैं, जो मन में हमारे भाव आते हैं उनको हम बोलकर या लिखकर प्रकट करने का भाव जो है वो भाषा कहलाता है। बोलने और इसके आधार पर, बोलने और लिखने के आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के रूप जो हैं वो दो हैं, एक तो मौखिक है और दूसरा रूप इसका लिखित है। तो भाषा की परिभाषा, मन के भाव जो हैं बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। ये बुक में आपको पहले भी अंडरलाइन करा चुकी हूँ, चाहो तो आप फिर से भाषा की परिभाषा अंडरलाइन कर सकते हो। ये आपके ग्रीन बॉक्स में लिखी है पेज नंबर 7 पे। तो भाषा किसको कहते हैं, मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा कहलाता है। और इसके आधार पर भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। अब मौखिक भाषा में जब हम अपने मन के भाव जैसे बोलकर प्रकट करते हैं, जब हम लोग अपने मन के भाव बोलकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप होता है। जैसे कि हम लोग टेलीफोन पर बातचीत करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो ये भाषा का मौखिक रूप है। जब हम अपने मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तो वो भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब अपने बोल के प्रकट करेंगे तो वो मौखिक रूप है, और जब हम लिख के प्रकट करेंगे तो वो लिखित रूप है। मौखिक रूप में जैसे आपस में बातचीत करना, टेलीफोन पे बातचीत करना, ये सब भाषा के मौखिक रूप है। नंबर 2 पॉइंट है भाषा का लिखित रूप। नंबर 2 पॉइंट है भाषा का लिखित रूप। लिखित रूप में क्या होता है, जब अपने मन के भाव लिखकर प्रकट करते हैं, बोलकर नहीं। मौखिक रूप में तो हम बोलकर प्रकट करते हैं और लिखित रूप में हम लिखकर प्रकट करते हैं। जब अपने मन के भाव हम लिखकर प्रकट करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे कि हम क्वेश्चन प्रश्न उत्तर आप लिख रहे हो, हैं, निबंध लिख रहे हो, पत्र लिख रहे हो, तो ये भाषा का लिखित रूप कहलाता है। और ये ध्यान रखना, जो भाषा का मौखिक रूप है जो हम बोलकर प्रकट करते हैं वो रूप जो है अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता है। और जो लिखकर हम प्रकट करते हैं भाषा, वो भाषा का स्थायी रूप है, क्योंकि जो लिखकर हमने प्रकट किया है उसको हम हटा नहीं सकते, वो भाषा का परमानेंट रूप है। और ये आपकी बुक में नहीं लिखा है, चाहो तो ऐड कर लो। मौखिक रूप जो है अस्थायी है, टेम्परेरी है, और लिखित रूप जो है वो स्थायी है, भाषा का स्थायी रूप है। जैसे कि अब आप नेक्स्ट पेज करिए बुक में, चाहे तो स्क्रीन पे भी मैंने शॉर्ट में लिख रखा है सारा। अब तो ये हो गई भाषा और भाषा के प्रकार। और जो बच्चे भी लेट क्लास में एंटर कर रहे हैं, लेसन नंबर 1 भाषा, लिपि और व्याकरण खोल लीजिए ग्रामर बुक में पेज नंबर 7 पर, और यहाँ स्क्रीन से भी आप देख सकते हैं। अब भाषा की परिभाषा हो गई, भाषा के दो रूप हो गए, मौखिक और लिखित। इसके बाद विभिन्न भाषाएं हैं। भाषाएं क्या होती हैं, जैसे आप हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, फारसी है, ये सब भाषाएं हैं, विभिन्न भाषाएं। अब हमारे संसार के जो लोग हैं अपने विचार प्रकट करने के लिए अनेक भाषाएं बोलते हैं। विश्व में तो अनेक भाषाएं हैं, विश्व में जो है वो अनेक भाषाएं हैं। जैसे कि आपकी बुक में भी अंडरलाइन कर लो, पेज नंबर 8 खोलो, पेज नंबर 8 खोल लो बुक में और अंडरलाइन भी कर लो। इसको अंडरलाइन कर लो बुक में भी, पेज नंबर 8। अगर पहले से कर रखा है तो कोई बात नहीं, नहीं कर रखा है तो इसको भाषा को अंडरलाइन कर लो। इसमें आपको विश्व की भाषाएं आ जाएंगी और हमारे भारत की भाषाएं आ जाएंगी समझ में। विश्व के लोग जो हैं अपने विचार को प्रकट करने के लिए अनेक भाषाएं बोलते हैं, जैसे रूसी, अंग्रेजी, उर्दू, चीनी, जापानी, जर्मन आदि अनेक भाषाएं बोलते हैं। और भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इसको भी अंडरलाइन करो, जैसे हिंदी, पंजाबी, पेज नंबर 8 बुक में हिंदी,
पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगला, असमिया जो असम में बोली जाती है, कश्मीरी आदि। ये भारत की भाषाएं हैं। और विश्व की भाषाएं हैं रूसी, अंग्रेजी, उर्दू, चीनी, फारसी, जापानी, जर्मन। ये विश्व की भाषाएं हैं। इसके बाद हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। जो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। इसको भी अंडरलाइन करो। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। और हिंदी दिवस और हिंदी जो है हमारे देश के अधिकतर लोगों के द्वारा बोली व समझी जाती है। हमारे देश के अधिकतर लोगों के द्वारा बोली व समझी जाती है। और हर साल जो प्रतिवर्ष जो है, इसको अंडरलाइन करो, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर पॉइंट हो गया आपका, भाषा किसको कहते हैं। फिर हो गया आपका विभिन्न भाषाएं, कितने प्रकार की है भाषा, मौखिक और लिखित। फिर भाषाएं कौन सी हैं, विश्व की भाषाएं कौन सी हैं, भारत की भाषाएं कौन सी हैं, ये क्लियर हो गया। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। और फिर हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं इसी लेसन के, भाषा, लिपि और व्याकरण के बोली। बोली क्या है, अब ये आपको खुद अंडरस्टूड है, समझ में आ गया कि भाषा का क्षेत्र जो है वो बहुत बड़ा होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली जो है वो चेंज होती रहती है, गांव से गांव में, प्रांत से प्रांत में बोली जो है वो चेंज होती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ बुक में अपना, कुछ अंडरलाइन भी करवाऊंगी इसमें, क्योंकि बोली में ये चीज़ आ गई समझ में। भाषा हो गई आपकी, भाषा के प्रकार हो गए, विभिन्न भाषाएं हो गई। और इसको भी अंडरलाइन कर लो, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। इस बार तो आपका स्कूल खुला नहीं तो उसमें आपकी कविताएं होती हैं, हिंदी की डिबेट होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। आपको पहले का ध्यान होगा, 2 साल पहले भी होता था आप स्कूल में, ये सब ध्यान होना चाहिए होगा शायद। तब छोटे बच्चों का भी होता था और प्राइमरी सेक्शन का भी और सीनियर सेक्शन का भी। तो इसके बाद आइए बोली पे। भाषा का क्षेत्रीय रूप जो है वो बोली कहलाता है। भाषा का क्षेत्र देखो बड़ा होता है, लेकिन बोली जो का क्षेत्र सीमित होता है। क्यों सीमित होता है? जैसे हिंदी है, हिंदी तो हमारे पूरे उसमें भारत में बोली जाती है, हैं? उसके अलावा भी दूसरी भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन बोली जो है, जैसे हमारे राजस्थान में राजस्थानी बोली जाएगी, ब्रज की तरफ ब्रज में बोली जाएगी, और पश्चिम की साइड जाओगे तो पश्चिमी हिंदी बोली जाएगी, दक्षिणी में जाओगे तो दक्षिणी भाषा बोली बोली जाएगी। तो ये जो है बोलियाँ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। हर जैसे राजस्थान की अलग है, ब्रज की अलग है, तो जो बोलियाँ हैं वो चेंज होती रहती हैं। इसलिए कहा गया है कि इनका क्षेत्र जो है वो सीमित होता है। भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है, परंतु बोली जो है वो प्रांत से प्रांत और गांव से, मतलब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में और एक गांव से दूसरे गांव में बदल जाती है। तथा इसका इसलिए कहा है इसका क्षेत्र सीमित है। हर बोली में हर बोली है जो हमारी है उसमें लोक कथाएं व लोकगीत होते हैं जो कहे सुने व गाए जाते हैं। लोक कथाएं जैसे आपकी राजस्थान में लोक कथाएं हैं, लोकगीत हैं, तो वो ये नहीं है कि हम दूसरी जगह उन लोक कथाओं को वहाँ की जो बोली होगी दूसरी जगह की, वहाँ की अलग लोक कथाएं और लोकगीत होगी, उनकी लैंग्वेज अलग होगी। तो लोग इसलिए कहा गया है कि बोली का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है और ये जो है प्रांत से प्रांत और गांव से गांव बदलती जाती है। अब इसके बाद देखिए लिपि, आप बुक में भी देख सकते हो पेज नंबर 8 पर। लिपि का अर्थ है लिखने का ढंग। लिपि का अर्थ है लिखने का ढंग, विधि या ढंग। संसार में हमारे जितनी भी भाषाएं हैं सबकी अलग अलग लिपियां हैं। हमारे संसार में जो भाषाएं हैं उन सबकी अलग अलग लिपियां हैं। और तो परिभाषा इसकी हो गई, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। बुक में भी अंडरलाइन कर दो।
हिंदी तथा संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसको अंडरलाइन करो बुक में, पेज नंबर 8 पे जो हमारा लिपि का बॉक्स बना है उससे ऊपर है। हिंदी तथा संस्कृत जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपीय भाषाएं जो हैं वो रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। उर्दू को हम फारसी लिपि में लिखते हैं। उर्दू को फारसी लिपि में, अंग्रेजी तथा अन्य यूरोपीय भाषाओं को रोमन लिपि में लिखते हैं, और हिंदी और संस्कृत को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ये पूरे लेसन की मैं समरी बता रही हूँ, समरी भी हो रही है आपकी शॉर्ट में। अच्छा, जिस बच्चों का क्लास मिस हुआ था वो भी इसको कर सकते हैं। अब दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर एक बार पढ़ चुके हो तो दोबारा रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ये जो है भाषा और लिपि, ये फ्लो चार्ट है। इसको आप अपनी बुक में टिक कर लो, इसको लर्न कर लोगे, शॉर्ट में है। हिंदी और संस्कृत की देवनागरी, आपकी बुक में संस्कृत नहीं लिखा है, वहाँ संस्कृत और ऐड कर लो। हिंदी और संस्कृत, केवल हिंदी लिखा है, हिंदी और संस्कृत कर लो। हिंदी और संस्कृत की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है। ये लिपियाँ हो गई। अब इसके बाद जो लेसन का हमारा लास्ट पॉइंट व्याकरण है। भाषा हो गई आपकी, लिपि हो गई, और व्याकरण। अब लास्ट पॉइंट व्याकरण पर हम आते हैं। व्याकरण वाला पॉइंट खोल लो। कोई भी भाषा है उसको हम शुद्ध या के शुद्ध उच्चारण के लिए और शुद्ध लिखने के लिए से उसका अर्थ बदल जाता है। या हिंदी है या अंग्रेजी है या संस्कृत है, अगर हम उसको अशुद्ध उच्चारण करेंगे या अशुद्ध लिखेंगे तो उसका अर्थ जो है वो बदल जाता है। बच्चों क्लास में टाइम से आया करिए। अब आप पीरियड एंड होने जा रहा है जब आ रहे हो क्लास में 20 मिनट्स के बाद है, तो इसलिए हमको व्याकरण की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम वाक्य को शुद्ध तरीके से लिख सकें। वाक्य को हम शुद्ध तरीके से लिख सकें। अशुद्धता से बचने के लिए जो है हर भाषा में नियम बनाए जाते हैं, और उनका इसीलिए हम पालन करते हैं। और वे नियम जो हैं भाषा के शुद्ध रूप का हमको ज्ञान देते हैं कि हम कैसे भाषा को शुद्ध लिखेंगे। इसलिए क्या होता है, शब्द, अर्थ तथा वाक्य, इनके प्रयोग पर नियंत्रण रहता है कि हम कैसे शब्द यूज़ करें। वाक्य में हम कौन सा क्रम से, कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, फिर उसका क्रम से लगाना सीखें। उस पर नियंत्रण हमारा रहता है, और अब भाषा का शुद्ध प्रयोग में लाया जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र जो है वो व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण में भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए जैसे हमने कहा आज पाठशाला खुला था, आज पाठशाला खुला था, तो ये वाक्य सही नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं सही है? क्योंकि यहाँ क्रिया शब्दों के सही रूप का प्रयोग नहीं किया गया है। जो क्रिया के रूप है आज पाठशाला खुला था, क्रिया के सही रूप का प्रयोग नहीं किया गया है। और ये वाक्य इस प्रकार से होना चाहिए, आज पाठशाला खुली थी। पाठशाला जो है स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं है। विद्यालय पुल्लिंग है, पाठशाला स्त्रीलिंग है। अगर विद्यालय होता तो विद्यालय खुला था तो सही है, या स्कूल खुला था तब भी सही है, लेकिन पाठशाला शब्द जो है स्त्रीलिंग है। संस्कृत में भी आपने पढ़ा है, पाठशाला जो है वो स्त्रीलिंग है और विद्यालय शब्द जो है वो पुल्लिंग है। तो अतः शब्दों के शुद्ध रूप की जानकारी देने के लिए व्याकरण ही एकमात्र उपयोगी साधन है, जिससे कि हम शुद्ध भाषा का शुद्ध रूप सीखते हैं। और व्याकरण के ज्ञान के बिना भाषा के शुद्ध रूप का हमको ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए आपको इसलिए बार बार कहा जाता है, हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कि आप मेन स्ट्रेस अपना ग्रामर पे दीजिए। जो है हमको पहले ग्रामर फोकस करनी है। अगर ग्रामर सही है तब आप अपने आप से लिख सकते हैं सही रूप उसका, या रीडर का लिखना है या ग्रामर का लिखना है। इसलिए हमको व्याकरण का ज्ञान जो है भाषा का शुद्ध बोलने के लिए, भाषा को शुद्ध लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान बहुत जरूरी है। इसके बाद देखिए व्याकरण के 3 भेद हैं। नंबर 1 वर्ण विचार,
नंबर 2 शब्द विचार और नंबर 3 वाक्य विचार। और इसी सीरियल से ये फर्स्ट चैप्टर को छोड़ के इसी सीरियल से आपके चैप्टर चलेंगे। जैसे इसके बाद चैप्टर आएगा आपका वर्ण विचार का, फिर शब्द विचार का, फिर वर्णों से क्या बनेंगे, शब्द बनेंगे, फिर शब्दों से क्या बनेंगे, वाक्य बनेंगे, सेंटेंस बनेंगे। तो व्याकरण के 3 भेद होते हैं, नंबर 1 वर्ण विचार, नंबर 2 शब्द विचार और नंबर 3 वाक्य विचार। इसके बाद देखिए वर्ण क्या है, वर्ण क्या है, शब्द क्या है। वर्ण भाषा की वह मौखिक इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे का खा गा गा है, आ आ ई है, इससे छोटा और वर्ण नहीं होता। तो वर्ण जो है भाषा की वह इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। लेसन 2 जो है वो आपका वर्ण विचार का है, उसको हम मंडे को पढ़ाएंगे, वर्ण विचार को मंडे को लेंगे। वर्ण भाषा की वह मौखिक इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। कुछ वर्णों या कभी कभी एक ही वर्ण से बनता है शब्द, और वर्णों से ही शब्द बनते हैं। जो वर्ण हैं उनको जोड़कर ही शब्द बनते हैं। और फिर शब्दों के मेल से बनता है, और फिर शब्द बना लिए हमने वर्णों से, फिर शब्दों के मेल से बनता है वाक्य, शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। इसी आधार पर कहा जाता है कि भाषा व्याकरण के 3 भेद हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। व्याकरण में जो वर्ण, शब्द तथा वाक्य के आकार जो उसका है, उसका भेद है, रूप है, बनावट है तथा प्रयोग पर विचार किया जाता है। ये लास्ट लाइन तो आपका नहीं है यूज की, आप बस इतना समझ लो, अब क्लियर हो गया कि व्याकरण किसको कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप की भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए जो जानकारी मिलती है उसका शास्त्र जो है वो व्याकरण कहलाता है। और इसके 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार। और इसके बाद इसकी जो याद रखने जो बात है, जो लेसन के मेन पॉइंट्स हैं, ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे अगर नहीं लिखे हैं अभी तक। तो जिस बच्चे ने नहीं लिखे हैं वो बच्चा, ये नंबर 1 पॉइंट है, मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। नंबर 2 नंबर 3 हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है तथा इसकी लिपि देवनागरी है। नंबर 4 भाषा को लिखने का ढंग, ये लेसन के मेन पॉइंट्स हैं। भाषा को लिखने का ढंग लिपि है। और इसके बाद बोली क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। जैसे पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, मगधी हिंदी, ये हैं। फिर व्याकरण, भाषा के नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के 3 मुख्य भेद हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अगर पहले लिख लिए हैं तो वापस रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है आपको, नहीं लिखे हैं तो इसको लिख लोगे। क्वेश्चन आंसर नहीं लिखने हैं, केवल बस इसको लेसन की समरी हो गई, ये आपकी याद रखने जो बातें ये स्क्रीन पे दिख रही हैं। यू कैन राइट इट हु हैज नॉट रिटेन, नहीं लिखे हैं तो इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे और याद कर लेंगे। एक्सरसाइज आप लोग पहले ही कर चुके हैं, नहीं किए हैं तो मैं आज सेंड फिर वापस से कर दूँगी, तो आप लोग कर लेना एक्सरसाइज। अगर पहले अपने आप से करना देन यू विल चेक योर आंसर। इसके बाद देखिए पेज नंबर 10 खोलो बुक में। पेज नंबर 10 इसकी एक्सरसाइज देखो, जिस बच्चे की नहीं हो रही है वो बच्चा आज कर लेगा। अच्छा, इसके बाद देखिए फर्स्ट वाली में बोल रही हूँ एक्सरसाइज, भाष धातु का अर्थ है, लिखो इसमें, भाष धातु का अर्थ है बोलना या कहना। भाष धातु का अर्थ है बोलना या कहना, लिखो। भाष धातु का अर्थ है बोलना या कहना। नंबर 2 मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा है।
सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में लिखो बोलकर मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करने का साधन भाषा है। थर्ड नंबर, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। नंबर 4, भाषा के लिखित रूप की सबसे बड़ी विशेषता उसका स्थायीपन है, स्थायी रूप है। भाषा के लिखित के रूप की सबसे बड़ी विशेषता उसका स्थायी रूप है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स करो। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये सब आप लेसन में भी पढ़ के चुके हो। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। नंबर 9 पॉइंट, वह भाषा जो देश के अधिकतम लोगों के द्वारा बोली व समझी जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। 10 नंबर पॉइंट में शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना हमें व्याकरण सिखाता है, व्याकरण सिखाता है। इसको लर्न भी कर लेंगे, जिसका काम पूरा लर्न करना शुरू करिए। नंबर 2 में करिए अनुच्छेद लेखन लिखित। गायन जो हम गाते हैं मौखिक, कौन सा रूप है भाषा का। टेलीफोन पर बातचीत मौखिक। पुस्तक पढ़ना मौखिक। पत्र लिखना लिखित। पत्र लिखना लिखित रूप है भाषा का। अब बच्चों में तुम लोगों का आज तो संस्कृत का, अच्छा ये एक्सरसाइज सेंड कर दूंगी, इसे कर लेना और इसको जो याद रखने जो बातें हैं इसको याद कर लेंगे। और फिर मंडे को तुम लोग का लेसन 2 का रिवीजन कराऊंगी। वर्ण विचार है, वर्ण विचार में आप वर्ण जो हैं इसको याद करोगे। वर्णमाला, सौरभी और व्यंजन भी पेज नंबर 13-14 पे दे रखे हैं। सौरभ व्यंजन दोनों याद कर लेंगे और इसकी समरी मैं मंडे को बताऊंगी लेसन की। और ये काम आज पूरा हो जाएगा, तो कल 2 दिन छुट्टी भी है। जिसका इनकम्प्लीट वर्क है कंप्लीट योर वर्क। ओके, क्लियर हो गया बच्चों? हैं? इट इज क्लियर नाउ? बोलो भावना। यस मैम। ओके, और बच्चों मंडे को मैं ये कराऊंगी लेसन 2 का रिवीजन, जिसका फर्स्ट का टूटा है आप अपना मैम एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम